हाय ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चे? आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। चलो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के। ओके, चैप्टर नंबर 5। वेलकम टू माय चैनल लेट्स टू कॉमर्स। और इसमें बिजनेस पढ़ रहे हैं, इससे बिजनेस चालीसा क्लास 11th की बात करते हैं। चलो आज का टॉपिक लेते हैं। सो बच्चों, आज का टॉपिक है आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, इसका पूरा नाम है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इसके बारे में बताता हूँ। देखो, यूएस जो इकोनॉमी है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, हुआ क्या, इनके पास बहुत सारी जो काम करने वाले लोग थे, वो लोग, उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती। ओके, फर्स्ट। सेकंड, छोटा मोटा काम जो होता था वो उनको रखने के लिए हाई कॉस्ट जाती। तो इन्होंने क्या किया, अपना सारा काम जो है वो दूसरे कंट्रीज़ को देना शुरू कर दिया। तो डेवलप कंट्रीज़ का काम कहाँ आ गया? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ओके, अब हम बात करते हैं कि बिजनेस मतलब बिजनेस, प्रोसेस मतलब बिजनेस का काम, आउटसोर्सिंग मतलब बिजनेस को अपनी जगह से कहीं ट्रांसफ़र कर देना, वहाँ से काम करवा लेना। ओके, उसको बोलते थर्ड पार्टी से। तो आज की तारीख में इंडिया में बहुत सारे बीपीओज, बहुत सारे केपीओज हैं। अधिकतर सारे युवा जो एमबीए सीए हैं वो सब उन्हीं में जॉब करते हैं। ओके, और ये सारे के सारे फॉरेन कंपनीज़ के होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप समझिए, एक एग्जांपल लेके आप एग्जांपल लीजिए जिनपैक्ट। ओके, जिनपैक्ट एक बीपीओ, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पूरी इसकी हिस्ट्री आ जाएगी, कभी इंडिया में आया और कैसे इसका काम होता है। तो फिलहाल मैं छोटे से रूप में आपको बात करता हूँ। जो बिजनेस का प्रोसेस अगर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री को दे दिया हो, उसी को बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि बाहर के लोगों से काम करा लेना उस बिजनेस का। ओके, तो फाइनली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होता है। एक तो आपको कॉस्ट कम आती है। तो अब हम बात करते हैं कि एक छोटा सा पहले होमवर्क ले लो आप, मैं फिर पढ़ाता भूल जाऊंगा आपको। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस डिफरेंस बुक के अंदर दिया हुआ है, आराम से आप कर लीजिए कॉपी में। और इसमें आने की संभावना 4 मार्क्स मतलब 4 पॉइंट से करने हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, डोंट वरी, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। चलो बैक टू द टॉपिक सेम, वर्क। आखिर बिजनेस में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है? तो बच्चों, खासकर सेल सर्विस, अगेन मैं बात करता हूँ, कॉल सेंटर क्या होता है। हमारे पास कोई तकलीफ आ जाती है तो हम उस तकलीफ को कैसे फ़ोन करते हैं कि यार डिश टीवी में प्रॉब्लम है, टाटा स्काई में प्रॉब्लम है। वैसे ही फॉरेन के अंदर जो क्लाइंट्स बैठे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम आती है, तो इंडिया में जो कॉल सेंटर्स लगे हुए हैं, वो लोग जो यहाँ पर डील कर रहे हैं, वो लोग टेलीफोनिकली उनके आंसर्स देते हैं। ओके, दैट्स कॉल्ड सेल सर्विस। अब बात आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या चीज़ है भाई? बाहर अगर आप समझिए, इंडिया में अगर एक बीकॉम बनता है, अगर वो जॉब कर रहा है तो वो 15,000 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन यूएसओ का 15,000 का जो अकाउंट्स का बंदा है वो महंगा पड़ेगा। तो नॉर्मली अकाउंट्स का काम, सेल सर्विस, ये सारे इंडिया में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तो कंसल्टेंसी, एक आईटी और एक बीपीओ। ओवरऑल हमारे पास ये 3 चीज़ों का जो है आउटसोर्सिंग है, कंसल्टिंग, आईटी और बीपीओ। चलिए बात करते हैं हमारे एडवांटेज, क्या क्या फ़ायदे हैं। बात समझ में आ रही मेरी? क्या क्या फ़ायदे हैं और नीड ऑफ बिजनेस आउटसोर्सिंग, हम क्यों बिजनेस का आउटसोर्स करते हैं। तो मैं बता दूं आपको। इसके लिए बच्चों अब आप याद करेंगे चौपाई, बीसीएचआर। बीसीएचआर को आपको याद करने का तरीका क्या है? भाई छोटा है रे। तू कैसा है भाई? भाई छोटा है रे। इसका मतलब हम बोलते हैं ना, तू रहने दे भाई, तू छोटा है रे। समझ में आई ना बात? तो आप ऐसे याद करेंगे, बीपीओ के एडवांटेज की चौपाई, भाई छोटा है रे। क्या है भाई? छोटा है रे। चलो बी से बात करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या पॉइंट है? इसमें ये पॉइंट है कि जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट की बात करते हैं, आज कंपनी को क्या होता है, कंपनी जैसे मैं कहूँ, आज हमें लैपटॉप की ज़रूरत है 4 GB रैम की। हो सकता है हमारे पास आने वाले टाइम में डेटा ज़्यादा हो, हमें 6 GB रैम चाहिए। तो कंपनी बार बार चीज़ों को परचेस करती है, इसलिए उनकी बहुत भारी भरकम कॉस्टिंग आती है। तो कंपनी क्या करती है, जब अपना काम आउटसोर्स कर देती है, मेरी बात समझ में आ रही, आउटसोर्स कर देती है, तो जिस कंपनी को वो आउटसोर्स करती है, जिस कंपनी को आउटसोर्स करती है, उसी कंपनी, मेरी बात समझ में आ रही होगी, जिस कंपनी को फर्म आउटसोर्स करती है, वो कंपनी की हेडेक है, वो 4 GB रैम लैपटॉप लेके आए या 6 GB रैम लैपटॉप लेके आए। कहने का मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, दोबारा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपको 4 GB रैम लैपटॉप चाहिए,
और हो सकता है फिर थोड़ी देर बाद आपको 6 GB रैम लैपटॉप चाहिए, तो आप कितनी बार चेंज करेंगे? सो नाउ वट एवर द वर्क ऑफ द सॉफ्टवेयर यू नो आउटसोर्स, आप अपना काम सारा बाहर से करवाते हैं, जैसे यूके, यूएस, इंडिया से करवाता है, तो इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजी चेंजेस होगी वो इंडिया की हेडेक है, इंडिया उसका देखेगी। ओके, सो कहने का मतलब है फायदा ये होता है आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप सारा काम थर्ड पार्टी से करवाते हैं, उनकी हेडेक है। चलते हैं आगे। तो बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट का मतलब जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उसका आपको फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑन कोर कंपटीशन। ये क्या चीज है? देखो बिजनेस के अंदर क्या होता है, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारा काम आप समझिए कि फर्म जो है, मेरा कहने का मतलब है सारा काम आप अपना बिजनेस का कंसंट्रेशन और कोर मतलब मुख्य काम, मेन काम पे आप ध्यान देंगे। समझिए एक फर्म का मैन्युफैक्चरिंग काम है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैन्युफैक्चरिंग काम है, तो वो फर्म मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देंगे। रेस्ट जो भी सेल्स है, एडवर्टीजमेंट में, वो कौन करेगा? वो थर्ड पार्टी करेगी, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। आपको मेन काम पे ध्यान देना है। चलते हैं आगे। हेल्प टू अवॉइड लेबर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात है फर्म को चिंता करने की जरूरत नहीं है लेबर की। क्यों? क्योंकि सारा काम यूके यूएस ने इंडिया को दे दिया, तो अब कोई भी लेबर चाहिए काम करने के लिए वो इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडिया हायर करेगी लेबर को, चाहे वो आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कंसल्टिंग के लिए हो, और चाहे वो आपकी बीपीओ के लिए हो, मीन्स चाहे वो आपकी फाइनेंस रिलेटेड के लिए हो। आगे बात करते हैं। लेबर प्रॉब्लम से मतलब छुटकारा पा लेती है फर्म, और फर्म को क्या फायदा होता है? लेबर की हेडेक नहीं होती, लेबर थर्ड पार्टी देखती है। तो अब बात करते हैं रिडक्शन इन कॉस्ट। होगा क्या? फर्म अपने सारा खर्चा बचा लेगी, सारा काम थर्ड पार्टी से करा लेगी। अब आप मेरी बात समझिएगा, यूएस के छोटे मोटे काम जितने भी होते हैं, बैकएंड बोलते हैं उसको, मतलब ऑफिस का काम होता है जितना भी, चाहे वो अकाउंट्स रिलेटेड हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर आईटी रिलेटेड हो, सारा काम इंडिया में क्यों आ रहा है? इंडिया की लेबर बहुत चीप है, समझ गए मेरी बात को, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, और यूके यूएस क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ की लेबर बहुत महंगी है, इसलिए सारा काम इंडिया में आ रहा है। तो आज की तारीख में जो भी सीए, एमबीए, जो भी आपके एमसीए जितने भी होल्डर है, वो सब के सब इसी आईटी बीपीओ कंसल्टिंग में रुक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है बीपीओ एक बड़ा सेक्टर इंडिया में बन रहा है। तो बच्चों ये ओवरऑल बीपीओ की एडवांटेज हुई। अभी मैं कंटिन्यू करूंगा बीपीओ के डिसएडवांटेज के साथ। तो हैशटैग बच्चों नाचो गाओ मेरे साथ बने रहो। हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सो वापस बैक हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे, क्लास 11। सो चौपाई याद कर लो पहले बच्चों, पैक्स है, कैसा है? पैक्स है। सो बात करते हैं पी से, प्रोटेस्ट इन होम कंट्री। अपने ही कंट्री के अंदर लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, विद्रोह करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब यूएस यूके लोगों की जॉब छूट जाती है, क्योंकि वो इंडिया में काम आ जाता है, इंडिया के लोगों को जॉब मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जबकि यूके यूएस के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, एथिकल कंसर्न पे। आउटसोर्सिंग कंट्री लेबर इज चीप। तो भाई जो कंट्री, इंडिया आउटसोर्सिंग कंट्री है, तो यूके यूएस की जो काम है वो इंडिया में आ जाता है, तो इंडिया की लेबर आपको पता है चीप एज कंपेयर टू यूएस। यू नो व्हाई? बिकॉज व्हाट द सैलरी पेड इन यूएस, द सेम अमाउंट इज नॉट पेड इन इंडिया। तो एथिकली बात करें तो लेबर अनएथिकल बिहेवियर है, बिकॉज उतना ही पेमेंट जो यूएस में मिलता है, कम से कम उतना पेमेंट इंडिया में मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। चलते हैं आगे। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? पेरेंट कंपनी सीक्रेट इज शेयर टू आउटसोर्स कंपनी। तो भैया पेरेंट कंपनी मतलब जो यूके यूएस में कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, और वो अपना सारा डेटा इंडिया में जो कंपनी काम कर रही है उसके साथ शेयर करती है। शेयर करने से उनके सीक्रेट लीक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्वीट शॉपिंग। क्या है ये? आउटसोर्स द वर्क रिक्वायर्ड डूइंग स्किल। वही काम वो आउटसोर्स करते हैं, क्या लिखा हुआ? आउटसोर्स द वर्क रिक्वायर्ड डूइंग स्किल। तो भैया जो काम आउटसोर्स करते हैं वो लोग, और उसके अंदर डूइंग स्किल होती है, मतलब काम करने के लिए आपको थोड़ी कला चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर थिंकिंग स्किल। तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें इंडिया में, तो यूके यूएस जो काम इंडिया में देता है उसमें सिर्फ डूइंग स्किल, काम करना आना चाहिए, आपको उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आज इंडिया में बहुत सारे लोग सीए बन रहे हैं, वो पढ़ते तो इंडिया का सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, पर वो सारा इंप्लीमेंट यूएस यूके अकाउंटिंग में नहीं लगता, बस कॉन्सेप्ट वैसे रहते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर इंडिया में काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूके यूएस अपने पास मेन कुछ अगर चेंजेस करने होते हैं तो मेन पावर अपने हाथ में रखता है। इसका मतलब इंडिया में जो काम है वो डूइंग स्किल है। ओके,
तो इट डज नॉट रिक्वायर थिंकिंग स्किल। इंडिया में थिंकिंग स्किल की जरूरत नहीं है। जो भी काम आउटसोर्स हम दूसरी कंट्री को देते हैं वहां पर काम करने वाली स्किल होनी चाहिए, डूइंग स्किल होनी चाहिए, थिंकिंग स्किल रिक्वायर नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है सिर्फ पैसा बचाना है विदेशी जो कंट्रीज हैं उनको, जैसे यूके यूएस को, कि इंडिया में लेबर चीप है, इसीलिए बीपीओ काम भारत में ये बढ़ता जा रहा है। कुछ बीपीओ का सेक्टर चाइना में भी है, लेकिन इंडिया अब उसको कैप्चर करता जा रहा है। तो हैशटैग बच्चों नाचो गाओ, आपको बीपीओ की मीनिंग, बीपीओ के एडवांटेज और बीपीओ के लिमिटेशन खत्म हो गए। ओके बच्चों, मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अगेन आज का वीडियो क्लास 11, तो कंटिन्यू करते हैं। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे कि बीपीओ है उसी का भाई है केपीओ। ओके, केपीओ में क्या होता है? देखो आपने एक वर्ड सुना होगा कंसल्टिंग, नहीं सुना? तो मैं बताता हूँ क्या होता है कंसल्टिंग। अच्छा ये तो सुना होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर से राय लेते हैं, डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे तबीयत रहेगी, दैट्स कॉल्ड कंसल्टिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंसल्टिंग मतलब जब आप बिजनेस करना चाहते हैं किसी एक एरिया में जाके, जैसे आपको किसी ने बताया कि गुजरात में आप जाके नमकीन का काम कर ले, तो आप वहाँ नमकीन का काम क्या करेंगे, गुजरात में क्या चलता है, क्या फ्लेवर है, कैसा टेस्ट है, कितने लोगों की बाइंग कैपेसिटी का फोकस है, क्या एरिया है, सब कुछ एक आप राय लेंगे, पहले कंसल्ट करेंगे, राइट? दैट्स कॉल्ड कंसल्टिंग। तो इंडिया में भी केपीओज हैं, और इंडिया में जो केपीओज हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज रिलेटेड वर्क है, ये कंसल्टिंग वर्क है। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले आप कंसल्ट के रूप में राय लेंगे, तो उसके लिए आपको ये पूरा इसकी फीचर्स देखेंगे। ये नॉलेज इंटेंसिव है, इसमें पूरी नॉलेज बेस्ड पे ये। नंबर 2, यहां पर आपको बिजनेस एक्सपर्टीज बनाते हैं, ना कि प्रोसेस एक्सपर्टीज। तो यहां जो लोग बैठे हैं वो बिजनेस एक्सपर्टीज है, वो आपको बिजनेस की राय देते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, एनालिटिकल स्किल्स और थिंकिंग स्किल की बात करें तो एनालिटिकल स्किल होती है यहाँ पर सोचने पर, कैसे करना है बिजनेस, कितने रुपए कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर टीम जो बैठी रहती है वो एनालिटिकल टीम है, थिंकिंग टीम है जो काम कर रही है, आपको आंसर देगी। आगे बात करते हैं इफिशियंसी और इफेक्टिव क्या होता है। अगर हम इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी मीन्स विदाउट वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, आपका रिसोर्स वेस्ट नहीं होता, आप जब राय ले लेते हैं उसके बाद आपका काम भी ऑन टाइम हो जाता है कंसल्टिंग करने से। लास्ट हम बात करते हैं तो केपीओ क्या करता है, आपको लीगली कैसे आपको क्या आप बिजनेस स्टेबलाइज कर सकते हैं कंट्री में, आपको पेटेंट क्या चाहिए, आपको डेटा क्या चाहिए, ये तमाम चीजें केपीओ करता है। तो फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, इट कंटेन्स 2 marks ऑब्लिक 3 marks and it contains direct question. So it the question can be asked in the exam, what is KPO and what are the features of KPO? Okay, तो finally we have covered KPO. next video में स्मार्ट कार्ड और रेस्ट बचाओ पोर्शन कवर करेंगे। Okay student, thank you. Hi all of you. So we are today with the class 11 that the topic is smart card versus ATM. स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड क्या होता है, एटीएम क्या होता है? अच्छा बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर मेरे पास एटीएम है। मैं कहता हूँ यार एटीएम जो अपन रखते हैं वो एटीएम नहीं है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज स्मार्ट कार्ड। तो एटीएम क्या है? एटीएम तो एक मशीन है, उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर बैंक में जो पैसा हम जमा कराते हैं, हम जब विड्रॉल करते हैं, तो जो ये कार्य करता है बैंक में उसको हम कैशियर नहीं बोलते, उसको हम टेलर बोलते हैं। द टेक्निकल वर्ड इज टेलर। ओके, सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन। फर्स्ट बेसिक यूनिट ऑफ एटीएम, जहां पर सिर्फ पैसा निकलता है, जमा नहीं करा सकते। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ एटीएम, वो एटीएम्स होते हैं जहां पर हम विड्रॉल प्लस डिपॉजिट करा सकते हैं। ये बच्चों रहा एटीएम शॉर्ट एंड स्वीट। ये आपका ओनली दिलाएगा आपको 2 marks। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई। सो हियर द स्मार्ट कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल 3 marks। व्हाट इट इज? स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके अंदर एक मेमोरी चिप लगी होती है। इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है पीछे, इसमें हमें पीछे जो सीसी नंबर होता है, सीसीवी नंबर होता है। और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके क्या क्या फायदे। पहला, टेलीकम्युनिकेशन। अगर हम कोई सिम लेना चाहते हैं तो स्मार्ट कार्ड को हम ट्रेस करा के हमारे सारी आइडेंटिटी देके हम सिम भी ले सकते हैं, और हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन रूप में भी वो काम कर सकता है। आगे बात करते हैं लॉयल्टी एंड स्टोर्ड वैल्यू। कहीं हम बाजार जाएंगे, बिग बाजार या रिलायंस स्टोर्स पे, तो हम वहां पर सामान खरीद सकते हैं और वहां हमें कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन आप शॉपिंग करेंगे तो स्मार्ट कार्ड से आप उसके कोड से, उसके पीछे कोड होते हैं सीवीवी नंबर, और आप उसके आगे के अपने कार्ड के नंबर से आप ई कॉमर्स में परचेजिंग कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं बैंक इशू स्मार्ट कार्ड। बैंक इशू करता है स्मार्ट कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, बहुत सारे इशू करता है अलग अलग, मास्टर कार्ड। तो बैंक इस टाइप से आपको कार्ड इशू करता है अलग अलग। आगे बात करते हैं मेडिकल हेल्थ कार्ड्स। तो जब किसी हॉस्पिटल में आप जब जाएंगे इलाज करवाएंगे तो आपको एक हेल्थ कार्ड भी इशू होता है, उस कार्ड से आप विदाउट एनी मनी यू कैन पे फ्रॉम दैट कार्ड। दैट व्हाट विल दैट डू कि भाई आपको पैसा कैरी नहीं करना पड़ेगा, आपको हेल्थ कार्ड दिखाएंगे तो आपको फैसिलिटी मिल जाएगी हॉस्पिटल में और पेमेंट भी हो जाएगा। तो फाइनली दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, व्हाट वाज स्मार्ट कार्ड, व्हाट वाज ATM। हियर द चैप्टर इज एंड टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द चैप्टर नंबर 6। तो हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो गाओ, मजे करो, एंजॉय करो लाइफ को। और नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा। नोट्स बनाते रहिए, बुक से लाइन टू लाइन पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।